हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे रोगी के कमरे का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहले हमने पढ़ा था कि अब से पहले हम 4 बातों के बारे में पढ़ चुके हैं कि पहली बात तो ये थी कि रोगी के कमरे का चुनाव हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे कमरे को रोगी का कमरा बनाना चाहिए जो पर्याप्त मात्रा में काफ़ी बड़ा हो। दूसरा था कि रोगी का कमरा जो है हमें रोड के किनारे वाला या घर के मुख्य के दरवाजे के बराबर वाला नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात थी कि रोगी के कमरे में जो स्वच्छ वायु के आवागमन का पूरा व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उसमें खिड़की, दरवाजे, रोशनदान इत्यादि होने चाहिए। और चौथी बात थी कि रोगी का कमरा इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि हम रोगी व्यक्ति का जो भी सामान होता है उसको वो दूसरे कमरों में ना रख कर उसी कमरे में रख सकें। फिर एक बात हमने ये भी पढ़ी थी कि रोगी का कमरा जो है रसोई घर के बराबर वाला ना हो और अन्य व्यक्तियों का जो शयन कक्ष है उसके आसपास भी ना हो, तथा यदि घर में पशु पाले जाते हैं तो रोगी का कमरा जो है पशुओं वाले स्थान के पास ना हो। अब 5वें नंबर पर हमें ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं कि रोगी का कमरा जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सीलन ना हो और दुर्गंध ना हो, क्योंकि बच्चों जो सीलन नमी वाली जगह होती है या सीलन वाली जगह होती है, सीलन को हम नमी भी कहते हैं, नमी वाली जगह पर जो है रोग के रोगाणु अधिक पनपते हैं। और यदि ऐसा कमरा हमने रोगी को दे दिया जिसमें सीलन है तो उसमें रोग के रोगाणु पनपेंगे और वह रोगी व्यक्ति को और अधिक बीमार कर देंगे। और दुर्गंध भी उस कमरे में, सीलन वाले कमरे में बच्चों सीलन की दुर्गंध भी बहुत आती है, तो वह दुर्गंध जो है रोगी व्यक्ति को परेशान करेगी। अब आता है 6 नंबर पर कि रोगी के कमरे का फर्श जो है वो पक्का होना चाहिए। पक्का यानी कि मिट्टी वाला ना हो जिसको लिपाई की ज़रूरत पड़ती है। फर्श सीमेंटेड या पत्थर वाला होना चाहिए जिस पर की आवश्यकता पड़ने पर उसको हम फिनाइल इत्यादि से धो सकें। इस कमरे में गंदा पानी बाहर निकलने के लिए नाली अवश्य होनी चाहिए। बच्चों कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें से कि हम कमरे में नाली अवश्य हो, ऐसे कमरे का हम चुनाव करें। यदि हम फर्श धोते हैं फिनाइल वगैरह से तो उसमें पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। रोगी का कमरा चुनते समय मौसम का भी ध्यान रखना आवश्यक है। गर्मी के मौसम में रोगी का कमरा उस कमरे को रखना चाहिए जो सामान्य रूप से ठंडा रहता हो। इसके विपरीत सर्दी के मौसम के लिए रोगी का कमरा ऐसा होना चाहिए जो अधिक ठंडा न होता हो। बच्चों 7वें नंबर पर मेन बात ये बताई गई है कि रोगी के कमरे का चुनाव करते समय हमें मौसम का ध्यान रखना है। यदि गर्मी का मौसम है, व्यक्ति बीमार है और गर्मी का मौसम है तो हमें ऐसे कमरे का चुनाव करना है जो सामान्यतः ठंडा रहता हो। लेकिन यदि सर्दी का मौसम है तो कमरा हमें ऐसा चुनना चाहिए जो कि थोड़ा सा दबा हुआ हो, जिसमें सर्दी ज़्यादा ना लगती हो। तो ये सब बातें थी बच्चों की रोगी के कमरे का चुनाव करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात थी, एक बार सूक्ष्म रूप में हम रिवाइज कर लेते हैं कि पहली बात थी कि कमरा पर्याप्त मात्रा में बड़ा हो। दूसरी बात थी कि कमरे में खिड़की दरवाजे हों जिससे कि प्रकाश और स्वच्छ वायु आ जा सके। तीसरी बात थी कि जो कमरा था वो रसोई घर के बराबर में या अन्य व्यक्तियों के सोने के कमरे के बराबर में न हो। चौथी बात थी कि जो रोगी व्यक्ति का कमरा है वो घर के मुख्य दरवाजे पर या सड़क के आसपास का ना हो, क्योंकि जो सड़क का शोरगुल का वातावरण है, व्हीकल के चलने की आवाज़ है, वो भी जो है रोगी व्यक्ति के आराम में बाधा डालती हैं। और यदि पशुओं के घर में पशु पलते हैं तो भी रोगी व्यक्ति का कमरा जो है ऐसे स्थान पर ना हो जहाँ पर पशु रहते हैं, है ना। अब ये था कि एक बात हमने पढ़ी थी कि रोगी व्यक्ति कमरा ऐसा चुनना चाहिए जिसमें सीलन और दुर्गंध ना हो, क्योंकि सीलन में रोग के रोगाणु पनपेंगे तो वह रोगी व्यक्ति को और अधिक बीमार कर देंगे। और दूसरी बात है दुर्गंध से जो है रोगी व्यक्ति परेशान हो जाएगा। अब आता है कि एक बात हमने पढ़ी थी कि रोगी व्यक्ति का कमरा जो है वो पक्का होना चाहिए, फर्श उसका पक्का होना चाहिए जिससे कि उसको फिनाइल इत्यादि से धोया जा सके। इसके साथ साथ कमरे में पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि नाली इत्यादि अवश्य होनी चाहिए। अब है रोगी का कमरे का चुनाव करते समय हमें मौसम का भी ध्यान रखना है। गर्मी के मौसम में व्यक्ति बीमार है तो ऐसा कमरा चुनना है जो कि पर्याप्त हवादार हो और जो कि थोड़ा ठंडा रहता हो, मौसम के अनुसार ठंडा रहता हो। और यदि सर्दी का मौसम है तो कमरा हमें ऐसा चुनना है जो कि थोड़ा चारों तरफ से दबा हुआ हो, जिसमें कि ज़्यादा ठंड का आवागमन ना हो सके। अब आता है कि रोगी के कमरे की सफाई तथा व्यवस्था। रोगी के कमरे की सफाई अत्यधिक आवश्यक होती है। सफाई से जहां एक और रोगी का मन प्रसन्न रहता है वहीं दूसरी ओर रोग से मुक्त होने में भी सहायता मिलती है। रोगी के कमरे में नित्य सफाई
होनी चाहिए। सभी वस्तुओं की झाड़ पोंछ कर साफ रखना चाहिए। गीली झाड़न अर्थात पोछा बहुत उपयुक्त रहता है। पोछा फिनाइल वाले पानी से लगाना चाहिए। बच्चों, अब रोगी के व्यक्ति की जो हमने कमरे का चुनाव कर लिया, सब बातों का ध्यान रखते हुए किसी एक कमरे को हमने रोगी का बना दिया। उसके बाद है कमरा तो हमने बना दिया, लेकिन उसके साथ साथ रोगी के कमरे की सफाई की भी व्यवस्था। रोगी के कमरे की सफाई अत्यधिक आवश्यक होती है, क्योंकि साफ जो कमरा होता है उससे रोगी का मन भी खुश होता है और साथ साथ रोगी को स्वस्थ होने में भी जो है सहायता मिलती है। रोगी के कमरे में जो है नित्य नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। सभी वस्तुओं पर बच्चों कितना भी बंद कमरा हो, लेकिन थोड़ा सा जब रोगी के व्यक्ति के पास सब नर्स डॉक्टर या उसके खुद के परिजन या परिचारिका बार बार आती जाती है तो कमरा गंदा हो ही जाता है। दवाइयाँ वगैरह खाई जाती हैं तो उनके जो रैपर निकलते हैं उससे भी गंदा होता है। डॉक्टर यदि इंजेक्शन लगाता है तो सिरिंज वगैरह होती हैं, और यदि व्यक्ति को डॉक्टर पट्टी वगैरह करते हैं तो उससे कॉटन वगैरह की गंदगी फैलती भी है। तो ऐसे में जो है रोगी के कमरे की सफाई नित्य प्रति होनी चाहिए। जो भी सामान रखा है उसकी रोज़ झाड़ पोछ होनी चाहिए। फर्श की नित्य प्रति सफाई होनी चाहिए। फिनाइल का पोछा लगाना चाहिए, जिससे कि रोग के रोगाणु जो पनप गए हैं वो फिनाइल के माध्यम से मर सकें। रोगी के पीक दान, चिलमची एवं बेड पेन आदि को प्रतिदिन किसी तीव्र कीटाणुनाशक द्वारा साफ करना चाहिए। पीक दान यदि रोगी को थूकने के लिए एक पीक दान होता है। रोगी के कमरे में चिलमची होती है ना। और बेड पेन, या बेड पेन कहते हैं कि यदि यूरिन वगैरह आ रहा है तो उसके लिए उसको बेड पेन की व्यवस्था होती है। जो रोगी व्यक्ति उठकर टॉयलेट वगैरह नहीं जा सकते तो उसको बेड पेन में टॉयलेट कराया जाता है। तो इनकी तो प्रतिदिन बच्चों कीटाणुनाशक द्वारा सफाई होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो कमरे में कपड़े, पर्दे, बेड कवर आदि सूती होने चाहिए। हाँ बच्चों, इसके साथ साथ यदि संभव हो तो कमरे के में जो कपड़े हैं, पर्दे हैं और बेड कवर यानी कि बेड पर बिछाने वाली चादर जो है वो सूती होनी चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से गर्म पानी से धोया जा सके। यदि कमरे में फूलदान रखे जाएं तो उसमें प्रतिदिन ताज़े फूल लगाए जाने चाहिए। यानी कि रोगी के कमरे के जो चादर इत्यादि है वो सूती होनी चाहिए, पर्दे भी सूती होने चाहिए। इनको आसानी से गर्म पानी से धोया जाता है वो जा सकेगा। यदि कमरे में फूलदान रखा है तो उसके फूलों को प्रतिदिन जो है उसमें रोज़ स्वच्छ, साफ और ताज़े फूल लगाने चाहिए। रात्रि के समय फूलदान को रोगी के कमरे से हटा देना चाहिए। भली भांति साफ किए हुए रोगी के कमरे में दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर पर्दे अथवा चिक अवश्य डालनी चाहिए। रोगी का जो कमरा होता है उस पर साफ़ किए हुए पर्दे लगाने चाहिए खिड़की और दरवाज़ों पर, और दरवाज़ों पर बच्चों चिक डालनी चाहिए। जो चिक समझते हैं, यदि आप नहीं समझते तो मैं बता देती हूँ। यह है जो एक सीकों से बनी हुई चटाई टाइप की होती है और इसके पीछे एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है, तो इसे चिक कहते हैं। इसको अवश्य लगा देना चाहिए। इससे दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो रोगी को आराम और एकांत प्राप्त होता है, दूसरे बाहर से मक्खी, मच्छर और धूल के कण भी अंदर नहीं आ पाते। यदि हमने खिड़की दरवाज़ों पर पर्दे या चिक लगाई हुई है, दरवाज़ों पर तो चिक लग सकती है, तो इससे दो फायदे होंगे। धूल के कण कमरे में नहीं आ पाएंगे और रोगी व्यक्ति को आराम भी मिलेगा। मक्खी मच्छर भी अंदर नहीं आ पाएंगे, धूल के कण अंदर नहीं आ पाएंगे और रोगी व्यक्ति को आराम मिलेगा। कमरे में रोगी के लिए एक पलंग, मेज, कुर्सी, जालीदार अलमारी, मौसम के अनुसार अनुकूल बिस्तर, एक पीकदान, एक चिलमची तथा रोगी के कपड़े रखने और टांगने के लिए अलमारी, भोजन एवं दवा ग्रहण करने के लिए आवश्यक बर्तन उसी कमरे में मेज अथवा अलमारी में रखे जाने चाहिए। बच्चों, रोगी का कमरा जो हमने बनाया, हमने सोचा था कि हमने बताया कि आपको पर्याप्त बड़ा कमरा होना चाहिए, जिससे कि रोगी के लिए जो भी आवश्यक सामान है, उसके ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं, टॉवल वगैरह है, उसके खाने पीने के बर्तन हैं, उसकी दवाइयाँ हैं, वो जो सब हैं उसी कमरे में रखा जा सके, जिससे कि जो परिचारिका है, जो रोगी व्यक्ति की देखभाल कर रही है, उसको बार बार कमरे से बाहर ना भागना पड़े। साथ में जो कपड़े टंगाने के लिए खुंटियाँ हैं, एक मौसम के अनुकूल बिस्तर है, एक पीकदान है, चिलमची इत्यादि सब रोगी के कमरे में एक साथ रखी जा सके। बच्चों, एक पलंग भी होना चाहिए, एक मेज भी होनी चाहिए। मेज यानी कि उसको दवाई खानी है या खाना खाना है तो रोगी व्यक्ति को मेज पर रखकर खाना खिलाया जा सके। एक कुर्सी भी होनी चाहिए। कुर्सी के दो फायदे हैं। एक तो यदि रोगी व्यक्ति खुद बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, और या फिर डॉक्टर आते हैं उनको बैठने के लिए, या यदि कोई नर्स वगैरह आती है उसको बैठने के लिए, या कोई उसका खुद का तिरमारदार है यदि वो बैठना चाहता है तो वह रोगी व्यक्ति के कमरे में आराम से बैठ सकता है। तो ये था बच्चों रोगी के कमरे की सफाई तथा व्यवस्था। अब आता है
कि रोगी के कमरे का आवश्यक सामान, रोगी के कमरे में क्या क्या जरूरी सामान होता है। पहला तो है कि बच्चों पलंग, पहला है पलंग, यानी कि अच्छी कसी हुई चारपाई या पलंग। यदि स्प्रिंग वाला लोहे का पलंग हो तो उत्तम है। पलंग ऊंचा होना चाहिए ताकि परिचारिका को सुविधा रहे। बच्चों, रोगी के कमरे की पहली सबसे ज़रूरतमंद सामान है पलंग। पलंग ये तो चारपाई हो, कसी हुई चारपाई हो, लेकिन यदि चारपाई नहीं है तो इसके स्थान पर एक स्प्रिंग वाला बच्चों लोहे का पलंग होता है, वो सबसे अच्छा रहता है। उसको हम रोगी की व्यक्ति की आराम के अनुसार उसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं घुमाकर। तो ऊंचा होना चाहिए, पलंग होना चाहिए। पलंग, यदि आपके घर में पलंग खुद की घर की बुनी हुई चारपाइयाँ हैं तो वो काफ़ी कसी हुई होनी चाहिए, जिससे कि रोगी व्यक्ति को लेटने में दिक्कत ना हो। यदि चारपाई ढीली होगी तो रोगी व्यक्ति को बार बार बीच में इकट्ठा सा हो जाते हैं बिस्तर भी, और रोगी व्यक्ति भी लुढ़क लुढ़क कर बार बार बीच में आ जाता है। तो रोगी व्यक्ति की यदि चारपाई डाली हुई है तो वो कसी हुई होनी चाहिए, लेकिन यदि चारपाई नहीं है, यदि स्प्रिंग वाला पलंग है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उस पलंग को हम रोगी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार पीछे से ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन ये जो पलंग होता है ये काफ़ी ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि रोगी जो आपकी परिचारिका है उसको सुविधा रहे। अब आता है नंबर 2 पर मेज़ें। 2 छोटी मेज होनी चाहिए, जिसमें से एक पलंग के पास हो, जिस पर रोगी का मेज़ें 2 छोटी मेज होनी चाहिए, जिसमें से एक पलंग के पास हो, जिस पर रोगी का तौलिया रखा हो जा सके, तथा दूसरी मेज कमरे के एक सिरे पर हो, जिस पर दवा रखने, ताप लिखने, परिचर्या संबंधी दूसरी आवश्यक सामान रखने का साधन हो। बच्चों, 2 छोटी छोटी मेज होनी चाहिए। एक मेज जो है जो रोगी के पलंग के पास हो, जिसके पास कि हम रोगी का तौलिया रख सके, और दूसरी मेज जो है वो रोगी के एक सिरे, कमरे के एक सिरे पर हो, जिस पर दवाइयाँ रखने हैं, ताप लिखने वाला, ताप का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि रोगी व्यक्ति का बुखार नापने वाला जो होता है, और एक उस पर एक दफ्ती पैड टाइप का होता है, उस पर ताप लिखने, परिचर्या संबंधी दूसरे आवश्यक सामान रखने के का साधन हो, यानी कि उस पर हम परिचर्या संबंधी, रोगी की देखभाल संबंधी अन्य सामान रख सकें, दवाइयाँ रख सकें, हाँ ना, बर्तन छोटे मोटे जो रोगी व्यक्ति को खाना खिलाने के होते हैं वो रख सकें। अब आता है तीसरे नंबर पर एक स्टूल, जो पलंग के पास खिसकाकर बैठने के लिए आवश्यक है। रोगी व्यक्ति के कमरे में आवश्यक सामान में तीसरे नंबर पर आता है एक स्टूल, जो कि रोगी व्यक्ति के पास खिसकाकर बैठने के लिए ज़रूरी होता है। यदि कोई भी व्यक्ति आया वो रोगी व्यक्ति के पास बैठना चाहता है तो वो स्टूल ऐसा होता है कि उसको रोगी व्यक्ति के पास खिसकाकर, उसके पलंग के पास खिसकाकर आराम से बैठा जा सके। फिर चौथे नंबर पर आता है बच्चों कुर्सी। रोगी के कमरे में 2 कुर्सियाँ होनी चाहिए, एक सादी चिकित्सक के बैठने के लिए और दूसरी आराम कुर्सी परिचारिका के बैठने के लिए। बच्चों, 2 कुर्सी होनी चाहिए, एक तो सादी कुर्सी होनी चाहिए जिस पर कि चिकित्सक बैठ सके, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, और दूसरी होनी चाहिए आराम कुर्सी। आराम कुर्सी के पीछे की जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा पीछे को खिसका हुआ होता है, क्योंकि परिचारिका को दिन रात रोगी व्यक्ति की देखभाल करनी है, तो वो पूरे दिन खड़ी तो नहीं रहेगी ना बच्चों, तो उसको बैठने के लिए आराम कुर्सी होनी चाहिए, जिससे कि वो बैठकर आराम मिल सके उसकी बॉडी को भी, और यदि परिचारिका को आराम मिलेगा तो वह रोगी व्यक्ति की देखभाल भी आराम से कर पाएगी। अब 5वें नंबर पर आता है अलमारी। एक ऐसी अलमारी जिसमें रोगी के कपड़े, परिचर्या संबंधी कपड़े जैसे कि तौलिया, चादर आदि रख सकें। रोगी के कमरे में एक अलमारी होनी चाहिए जिसमें कि रोगी के पहनने ओढ़ने से संबंधित कपड़े रखे जा सकें, और इसके साथ साथ टॉवेल इत्यादि हैं, तकिया के कवर, चादर इत्यादि रखी जा सके। इसके बाद आता है 6ठे नंबर पर पीकदान, चिलमची, मलपात्र आदि रोगी के पलंग के नीचे स्वच्छ अवस्था में रखे जा सकें। पीकदान यानी कि यदि रोगी व्यक्ति को बच्चों कुल्ला कराना होता है दवाई खिलाने के बाद भी, है ना, तो वो पीकदान होना चाहिए, चिलमची भी होनी चाहिए, और मलपात्र यानी कि व्यक्ति यदि इतना बीमार है कि वो उठकर फ्रेश होने खुद नहीं जा सकता, तो उसको उस मलपात्र में ही मल कराया जाता है। तो वह बिल्कुल ऐसा ना है कि नहीं होना चाहिए कि वो गंदी स्थिति में रखे हों, बिल्कुल स्वच्छ साफ कीटाणुनाशक से धुले हुए होने चाहिए, है ना। अब आता है मनोरंजन के साधन भी।
मनोरंजन के साधन भी कमरे में होने आवश्यक हैं, जैसे छोटा रेडियो या ट्रांजिस्टर, ताकि रोगी अपना समय आसानी से बिता सके। बच्चों, आजकल तो मैंने हॉस्पिटल में देखा भी है कि रोगी व्यक्ति के कमरे में सोफ़ा, एलईडी, मोबाइल फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन इत्यादि की भी व्यवस्था होती है। साथ साथ फ्रिज की भी व्यवस्था होती है कि खाने पीने का सामान ख़राब ना हो। तो ये जो है रोगी व्यक्ति के लिए होना आवश्यक होता है। लेकिन एक छोटा सा रोगी व्यक्ति के आराम के मनोरंजन के लिए, क्योंकि वो पूरे पूरे दिन लेटे लेटे बैठे बैठे बच्चों कमरे से बाहर निकल नहीं पाता है, तो बोरियत महसूस होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में रोगी का मनोरंजन हो सके तो उसके लिए एक छोटा सा रेडियो या ट्रांजिस्टर भी रोगी के कमरे में अवश्य होना चाहिए। अब आता है कि रोगी के ताप नाड़ी आदि से संबंधित चार्ट दीवार आदि पर या रोगी के सिरहाने किसी दफ्ती इत्यादि पर चिपके हुए टांगने चाहिए। इसके अतिरिक्त आता है कि अतिरिक्त सामान रोगी के कमरे में नहीं होना चाहिए। इन सब सामान के अलावा कुछ ऐसे सामान जिनकी ज़रूरत रोगी को नहीं है, वो रोगी के कमरे में नहीं होने चाहिए। अब है कि रोगी के कमरे में भोजन नहीं रखना चाहिए। इसके लिए किसी साथ के कमरे में व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि रोगी व्यक्ति के कमरे में क्या क्या सामान होना चाहिए। उससे पहले पढ़ा था हमने कि रोगी के कमरे का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले पढ़ा था कि हमें रोगी व्यक्ति के कमरा को अलग कमरा देने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब आता है कि रोगी के कमरे में संवातन तथा ताप। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे मैं कल पढ़ाऊँगी। ओके, बाय।